देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम है और जो एग्जाम आपका होने वाला है 25 सितंबर टू 28 सितंबर के बीच में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं जीके की एक सीरीज चला रहा हूँ, ये मे भी आपके पास बुक हो, जो भी हो आपके पास, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी ट्रिक से चीज़ें याद की थी, जो मुझे लगता है मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा जब, और इस वीडियो के चलते चलते ही आपको लर्न करा पाऊंगा, और मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है ना वो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो आप वो चीज़ें कंप्लीट कर लेना। तो 5 नंबर का आपका जीके आएगा। क्या नंबर, कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का, जिसमें देखो आपका करंट अफेयर का जरूर ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन बनेगा। उस एक क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आएगा। अभी जो हाल ही पे ओलंपिक गेम्स हुए वहां से आपका क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। 2020 ओलंपिक गेम्स हुए, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा और आपको इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। बाकी यहाँ पे जो करंट अफेयर के जो 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से इस सेशन को देखने के बाद मे भी मुझे ऐसा लगता है मैं 5 के 5 तो नहीं बोलूंगा, बट मुझे लगता है 2 क्वेश्चन तो आराम से फंस ही जाएंगे। तो मैं ट्राई करूंगा तब तक ये सेशन चलने का जब तक वॉइस पीछे से नहीं आ रहा है, मतलब मैं रूम पे हूँ और इधर वॉइस होने लगता है, मतलब बाहर तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखे हैं यहाँ पे? अब देखो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो शेयर करता चलूंगा, ये नहीं कि सारी की सारी चीजें सब कुछ पूरा का पूरा कवर करते चले। देखो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि ये मतलब करंट का भी मान सकते हो, करंट का टॉपिक हमेशा रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, अंग्रेज अध्यक्ष जो थे प्रथम वो कौन थे, ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो एक सेकंड रुक जाना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं इसके मुख्य अधिवेशन, ये चीज पहले हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेस के जो एक अंग्रेज अधिकारी एवो ह्यूम, ठीक है, एवो ह्यूम, और उसके दिन की जो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और लॉर्ड डफरिन से सलाह लेकर भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके एक शांतिपूर्ण संवैधानिक दल के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की कांग्रेस। अब ठीक है, यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ। अगर इसके पहले किसकी अध्यक्षता में हुई, पहले अध्यक्ष इसके कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी कौन थे, वो थे एवो ह्यूम, ये नाम ऑलरेडी दे रखा है। और कब हुई, 1885 में। कुछ चीजें आपके दिमाग में और आ रही होंगी, जैसे इसके प्रथम अध्यक्ष, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? देखो इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर। यहाँ पे नोट करने वाली चीजें क्या है? पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष अगर बात करूं तो जॉर्ज यूले करके आप इसे नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पे, ठीक है। जॉर्ज यूले इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और एक बात और, इसकी स्थापना कब हुई, प्रथम अधिवेशन जब कब हुआ, 28 सितंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में विमलेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, मतलब कि ये संपन्न हुआ। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो चीजें बन के आ जाती है, स्थापना किसने की, किसकी अध्यक्षता में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे अंग्रेज अध्यक्ष, एवो ह्यूम थे। कब हुई, 1885 ईस्वी में। कहाँ पे हुई, मुंबई में। अब यहाँ पे कुछ अधिवेशन और भी दिए हुए हैं, बस आप इनके नाम पर याद कर सकते हो, जरूरी नहीं कि कब मतलब कब हुए और कहाँ पे हुए, ये आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा अधिवेशन जो 1907 में सूरत अधिवेशन जिसे बोला जाता है। तीसरा अधिवेशन हुआ जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, 2 दल जो बट गए थे। तीसरा अधिवेशन हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ, और जो लाहौर अधिवेशन हुआ वो 1929 ईस्वी में हुआ, और त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ वो लास्ट था जो 1939 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हो गया, बस इसमें इतना ही लर्न करना था आपको। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कब कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपको पता है, कब हुई, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 1885 में, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। किसकी अध्यक्षता में, एवो ह्यूम की अध्यक्षता में हुई। अगर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। इतना बस लर्न करना है, बाकी और कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ चीजें। मेगनस्तीज एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार था। चलो मेगनस्तीज और फैयान के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो देखो फैयान जिसे हेनसांग बोला जाता है, ठीक है। फैयान हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। मेगनस्तीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ था। तो देखो यहाँ पे एक चीजें मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से बता देता हूँ, आपको ये नहीं याद करना कि कब आया हुआ था, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसके शासनकाल में आया हुआ था। और यहाँ पे एक बुक दे रखी है इंडिका, मेगनस्तीज की एक बुक थी इंडिका, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो रुकना एक से, हाँ यहाँ पे इस वाले पॉइंट में केवल एक ही चीज अच्छी लगी है, यहाँ पे ये वाली इंडिका, इनकी बुक का नाम याद कर लेना, मेगनस्तीज की। और फैयान जिसे हेनसांग बोला जाता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और फैयान जो आया था वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। दोनों पॉइंट को बस इतना कैसे याद करोगे, देखो
हेन सांग जो था, अभी यहाँ पे वन चौंग लिखा है, लेकिन हेन सांग जो मैं ऐसे बोलता हूँ, हेन सांग जो था हर्षवर्धन। हा हा दोनों का प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है ना, हा हा दोनों का प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है ना, बोलने से दोनों का हा से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो इस तरह से आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि हेन सांग हर्षवर्धन और फैयाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इंडिका बुक किसकी थी? मेगनस्तीज की थी, और कुछ भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये वैसे मेगनस्तीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध राज दरबारी विद्वान, ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो, अबुल फजल अकबर नामर की है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन के आ सकता है। भारत में प्रथम इंडियन नेवी डबल एसएसआर के एग्जाम में आया था 2018 में। मैंने लिख रखा है ऑलरेडी जो मैंने क्वेश्चन दिए। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन के आ जाती है आपके पेपर में? चारों पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो पहला था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। प्रथम गवर्नर जनरल जो थे आपके वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लेकिन भारत के अंतिम और वायसराय जो था वो प्रथम, क्योंकि जब अंतिम ये गवर्नर जनरल वाली प्रथा खत्म हुई तो भाई वायसराय वाला सिस्टम शुरू हुआ। तो जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वही आपका प्रथम वायसराय बन गए, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, पर अगर बात करूं भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अगर प्रथम वायसराय कौन थे वो पूछ तो क्या बताओगे? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारत की ही बात कर ली जाए तो वो फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो दे रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करता हूँ। मैंने कैसे ट्रिक से याद किया था? बहादुर शाह जफर, ये जो दे रखा है दिल्ली। अब यहाँ पे से लर्न करने, इनको आप छोड़ सकते हो। ब्रिटिश नायक कौन थे? इनको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा इजी वे से जल्दी याद करा पाऊँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं भारतीय नायक काल रेखा, मतलब जब भारत में ये स्टार्ट हुआ कि हाँ अंग्रेजों के विरुद्ध हम करते हैं कि ऐसी, तो यहाँ पे जो अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने मतलब नेतृत्व किया मेन, वो कहाँ से कौन से बिलोंग करते थे, कहाँ से किसने स्टार्ट किया? तो पहला नंबर बहादुर शाह जफर। अब आप दिल्ली जाओगे कभी, आप मैं बता रहा हूँ 2SC जाओगे, एयरफोर्स का है, या फिर चाणक्यपुरी जाओगे, चाणक्यपुरी दिल्ली पे, जहाँ पे नेवी का आपका फिर सेकंड नेवी का मतलब टेस्ट नेवी का हेडक्वार्टर है। वहां पे आपको रास्ते में ये रोड मिलेगी, बहादुर शाह जफर रोड। अगर आप कभी गए हो तभी ऐसे ही मुझे आता, तो वहां पे दिल्ली पे तो बहादुर शाह जफर दिल्ली पर। वैसे भी सबने जब मतलब वो खोदी थी तो सबने मतलब भीड़ को क्राउड को कलेक्ट करके बोला चलो अब दिल्ली चलते हैं, अब बहादुर शाह जफर ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाती है। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि बहादुर शाह जफर रोड कहाँ पे? दिल्ली पे। नाना साहेब एवं तात्या टोपे, तो नाना साहब एवं तात्या टोपे आपका कानपुर से थे, और सबका सब 1857 पे है। 1857 पे ही तो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नाना साहब आप सोच सकते हो मेरे नाना जो है कानपुर में रहते हैं, मेरे नाना है कहाँ पे रहते हैं? कानपुर में रहते हैं। उसके बाद अगला बेगम हजरत महल। अब देखो ये एक लाइक मुसलमानों वाला नाम है, ठीक है, कोई मतलब गलत मत ट्रीट करना, मतलब वैसे गलत मत समझना, मैं बस आपको लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हजरत महल तो यहाँ पे लखनऊ, बेगम हजरत महल कहाँ पे? लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। झांसी, ये तो आप सभी को पता ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। उसके बाद लियाकत अली इलाहाबाद बनारस। कैसे याद करोगे? इला देखो यहाँ पे ला रहा है, यहाँ पे भी ला रहा है। लियाकत अली इला ला मैंने यहाँ पे लाला से रिलेट कर दिया। 1857 तो सब में, 1857 तो आपको सब में कॉमन दिख ही रहा है। लाला से आप रिलेट कर लोगे, लियाकत अली इलाहाबाद, तो कॉमन सी चीज आपको पता चल गई। इलाहाबाद कौन सा? लियाकत अली जब आपके पेपर में आ जाएगा, लियाकत अली ने कहाँ पे नेतृत्व किया? ठीक है, जो आपका काल रेखा हुआ या फिर बोल सकते हो, ठीक है, स्वतंत्रता का जो हुआ, तो लियाकत अली इला, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे रिलेट करके याद कर सकते हो। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार। राव तुलाराम, इसे आप मतलब छोड़ सकते हो। खान बहादुर खान, देखो बहादुर बरेली, खान बहादुर बरेली, ठीक है, बीबी से रिलेट कर सकते हो। मौलवी अहमदुल्लाह, फिर से आपको वैसा नाम मिला लाइक मुस्लिम का, तो फैजाबाद, ये देखो फतेहपुर तो मुस्लिम ऐसा लग नहीं रहा है, तो फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह, ऐसा करके आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। एक बार इसे मैं आपको रिवाइव कराने की कोशिश करता हूँ ऊपर से।
पहला नंबर क्या, जब आप दिल्ली जाओगे चाणक्यपुरी तो आपको रास्ते में ये बहादुर शाह जफर रोड मिलेगा, तो कहाँ पे है, दिल्ली पे। अगला जैसे नाना आपके कहाँ पे रहते हैं, कानपुर में रहते हैं। बेगम हजरत महल कहाँ पे, लखनऊ पे। रानी लक्ष्मीबाई तो सभी जानते हो, झांसी पे। लियाकत, लियाकत, लाला से रिलेट करोगे आपके पेपर में आ जाएगा, तो कैसे याद करोगे, लियाकत इलाहाबाद। आगे अगर कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर बिहार। उसके खान बहादुर का एक मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, खान बहादुर बरेली, बहादुर बरेली। इस तरह से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो। ठीक है, हल्ला ना बचा दीजिए थोड़ी देर। ठीक है, सॉरी अभी बैकग्राउंड पे वॉइस आया होगा, मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आपको इनको नोट डाउन कर लेना है और इनको लर्न करना है। लर्न नहीं करना, मैं आपको लर्न कराने की कोशिश करता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक टाइप में है। ठीक है, स्टैटिक टाइप में है। एक बात और, आप क्वेश्चन जरूर करते रहना, प्रैक्टिस जरूर करते रहना। ऑनलाइन मॉक जरूर लगाओ, परीक्षा पे जाके ऑनलाइन मॉक लगाओ, या और कहीं पे लगा रहे हो तो और कहीं पे लगाओ। अपना परीक्षा पे अगर लगाना है तो अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, इससे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होगा तो इससे आप स्पीड अपनी देख पाओगे कि आप कहाँ पे अपनी स्पीड को कवर कर पा रहे हो। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटना। कल के सेशन में मैंने क्वेश्चन कराया भी था। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस उसी दिन मनाया जाता है, 9 जनवरी। और 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, अफ्रीका में ऑलमोस्ट 22 ईयर रहे थे। वहीं से आने के बाद यहाँ पे अपने भारत में अपने राजनीतिक गुरु जो मिले, गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे मिले थे। 1915 ये इंपॉर्टेंट है, और 9 जनवरी भी अगर आप याद कर पाओ तो वो भी इंपॉर्टेंट है। चंपारण आपको जरूरी नहीं है, खेड़ा भी इतना जरूरी नहीं है। रॉलेट एक्ट आपको पता होना चाहिए कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट हुआ। जलियांवाला बाग आपका 1919 में हुआ, और 13 अप्रैल, ये डेट अगर आप याद कर सकते हो तो 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये दोनों के दोनों हुए। आगे अगर मैं और भी चीजें आपके साथ में शेयर करता हूँ, जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन आपका हुआ 1920 ईस्वी में। आगे ये आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। असहयोग एंड सविनय दोनों पे दोनों कैंडिडेट मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। असहयोग को ही दांडी मार्च यात्रा भी बोला जाता है, जो 1930 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1920 में। ठीक है, और 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया था, और 2 मिशन यहाँ पे, एक तो यहाँ पे एक क्रिप्स मिशन आया था जो 1947 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर कर देना चाहिए, आप इसे लर्न कर सकते हो। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पता होना चाहिए। पहला 1915 महात्मा गांधी वापस आए, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन। क्योंकि आप डीबी का पेपर देने जा रहे हो, इतना हार्ड नहीं आएगा, इसी से मैं आपको क्वेश्चन मिलवा के दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रमुख युद्ध। प्रमुख युद्ध देख लेते हैं कौन कौन से, थोड़ा सा ब्लर है, डोंट वरी, आप समझ पाओगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये नहीं जरूरी, ये भी नहीं जरूरी, आपको बस इतना पता होना चाहिए कब हुए, और ये भी अगर पता कर पाओ कि किसके बीच में हुए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। फाइनली अलेक्जेंडर जीत गया था, लेकिन मतलब पोरस की बहादुरी की अलग ही कहानी है यहाँ पे। पोरस ने घुटने नहीं टेके थे, ठीक है, वो आ गया था लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। फाइनली अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर बोला जाता है, वो अपनी मतलब हार मान के उनके सामने अपनी वीरता को लाइक, हाँ ठीक है सर आप जीत गए सर, अब हम छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर मतलब ऐसी हार मानी। अदरवाइज सिकंदर बिल्कुल पलटाता, बिल्कुल जीतता चला आ रहा था हर जगह से। तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग का युद्ध तो काफी फेमस है, 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अशोक ही इसका विनर कहा जाता है। बहुत लाशें हुई थी तो अशोक ने फिर इसका बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये दोनों के दोनों कर सकते हैं। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो मेन है। तराइन के 2 युद्ध हुए, ठीक है, तराइन के 2 युद्ध हुए बैक टू बैक, जो इंपॉर्टेंट है। पहला हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, 1100 बैक टू बैक हुए थे। ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा दोनों को याद करना, एक बार अगर किसी को भी याद कर लोगे। 1191 ईस्वी में हुआ था, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था।
और दूसरा फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और पहला जो था वो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, पहला जो था पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरा मोहम्मद गौरी 1192 वाला जीत गया था, जिसमें इनके ही लाइक अब क्या बताऊं आपको, उनका जयचंद्र नाम था, उन्होंने धोखा दे दिया था, जो मतलब चला आ रहा है कि अपने ही लोग धोखा दे देते हैं, देन पार्टी बदल दी थी उन्होंने लास्ट नाइट, तो फिर ऐसा कुछ हो गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। किसके किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते, 1192 में मोहम्मद गौरी जीता। पूछा जा सकता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 1192 पानीपत का प्रथम युद्ध। वैसे मैं बता दूं पानीपत के 4 युद्ध बैक टू बैक हुए, ठीक है, 4 युद्ध बैक टू बैक हुए। और आपका ये जो बाबर था बिल्कुल उनके पास न्यू न्यू टेक्नोलॉजी थी, तो उड़ा के रखते हैं इन्होंने। चारों युद्ध लगातार जीते, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 ईस्वी में एक्सपायर हो गए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है, लोदी और बाबर के बीच में। उसके दिन का जो विनर था वो बाबर था। और भारत में मुगल राज्य की स्थापना तभी हुई थी, कब हुई थी? 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की, किससे हराकर? इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को हराकर की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1527 देखो फिर से बाबर विनर था, इसे बोला जाता है बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ, बाबर फिर से मतलब विनर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद खानवा का युद्ध भी हुआ था यहीं पे, और एक मेमनी राय का युद्ध हुआ था। तो ये सारे के सारे थे। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ और बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो आप देखो यहाँ था, अभी तक मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व। विनर कौन था इसका? विनर सिकंदर था, अलेक्जेंडर जिसे बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक दो इंपॉर्टेंट 1191, 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, आपको दोनों पता लग गया उनका पहले और दूसरा। उसका जो तीसरा था तराइन के युद्ध जो हुए, तराइन का युद्ध ही ये मैंने शेयर किया। उसके बाद आपका पानीपत का युद्ध 1526, 1527, 1528, 1530 में एक्सपायर हो गए। 1526 ईस्वी में आपका मतलब बाबर का युद्ध हुआ सिकंदर इब्राहिम लोदी के साथ में, बाबर विनर रहा। 1527 में आपका राणा सांगा के बीच में हुआ खानवा का युद्ध, जिसमें वो जीत गया बाबर फिर से, क्योंकि उसके पास जो मिसाइल्स थी और भी जो टेक्नोलॉजी थी वो नई उसके पास वेपन्स की थी, तो इस वजह से वो जीत गया। जबकि उसके पास जो बोले तो सेना भी कम थी, लेकिन ऐसा कुछ था। आगे बढ़ता है तो उसका खानवा का युद्ध 1527, चौसा का युद्ध, अब ये इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये हुमायूं मतलब गेम नहीं चलते तो फिर अकबरपुर वाला शासनकाल खत्म हो जाता। आपने अगर पढ़ा होगा, काम कर रहे हैं अभी, जाओ ऊपर जाओ, हाँ जाओ ले जाओ। सॉरी एक सेकंड रुकना, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौसा का युद्ध। कब हुआ चौसा का युद्ध? इंपॉर्टेंट है 1539 ईस्वी में। आपने सुना होगा ना स्कूल जीटी रोड के बारे में, ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड है, जीटी रोड बचपन में ऐसे सुनते हैं। तो केवल एक ही जीटी रोड है जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बोला जाता है। शेरशाह ने बनवाया था, शेरशाह और हुमायूं के बीच में जो युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, जिससे हम चौसा का युद्ध बोलते हैं, और जिसमें शेरशाह रहा था और शेरशाह सूरी भारत का बादशाह बन गया था। लेकिन ये हुमायूं ने बैक किया था कुछ सालों बाद, उसी बीच हुमायूं के मतलब अकबर पैदा हुए थे। तो ये आपको पता होगा शेरशाह चौसा का युद्ध जो कब हुआ 1539 ईस्वी में, किस किस के बीच में हुआ? शेरशाह और हुमायूं के बीच में। विनर कौन रहा? विनर आपका शेरशाह रहा, ठीक है। पानीपत के तीनों युद्ध आपको पता होने चाहिए, पानीपत के तीनों युद्ध आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। पहला आपको 1526 में मैंने बताया, दूसरा 1556 में, और तीसरा मुझे एग्जैक्ट पता है तो 1761 में। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे है इस वाली कैटेगरी, इस वाली उसमें सीरीज में। चलो आगे बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर विनर रहा था। अकबर अपने शासन का बिल्कुल तगड़ा सम्राट था बिल्कुल, ठीक है। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विनर था। अफगान शासन का अंत हुआ था यहाँ पे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें विनर कौन रहा था? वो रहा था आपका अकबर। आगे बढ़ते तालीकोटा का युद्ध आप छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है कि आपके पेपर से, जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन आप छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं
हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता होना चाहिए, ये राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर विनर हुआ था। फिर वही बात आ जाती है जो आपका हेडिस बीच वाले युद्ध मैंने बताया, जिसमें राणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी, लेकिन फाइनली अकबर ने भी कहा ठीक है मैं मतलब उनके पास गया, कितना आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो ऐसी वाली। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। देखो यहाँ पे राणा प्रताप की वीरता की बात की गई है विनर में, ठीक है। उसका अंत क्या हुआ, अंत में ये हुआ कि राणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं था, ऐसा कुछ, ठीक है। सामूवाड़ा आप छोड़ सकते हो। प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों, इसमें भी वही धोखाधड़ी हुई थी, वही पलट गया था, मीर कासिम इनके साथ में था, अंत उसने मतलब बाजी पलट दी, अंग्रेजों के पक्ष में चला गया, जो ऐसा कुछ हो गया। तो अंग्रेज जिसके विनर थे, अंग्रेज जिसके विनर थे, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो प्लासी के युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में, ओके। आगे पानीपत का तृतीय युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ 1526, दूसरा कब हुआ 1556, तीसरा कब हुआ 1761। पहला किसने, इब्राहिम लोदी और बाबर, दूसरा अकबर और हेमू, तीसरा अहमद साहब दाली और मराठाओं के बीच। अहमद साहब दाली इसमें विनर हुआ, अहमद साहब दाली इसमें विनर हुआ। यहाँ पे और 1191 में क्या हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 326 ईसा पूर्व हाइडेस बीच का युद्ध, और कुछ और कोई पढ़े, एक पढ़ा था 1539, हाँ ठीक है। प्लासी का युद्ध 1539, प्लासी का नहीं, प्लासी तो 1789 है, यहाँ पे देख लेते। चौसा का युद्ध 1539 था, ठीक है, ये चौसा का युद्ध था 1539। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध 1757 था। देखो यहाँ पे जो मैसूर की युद्ध दे रखे हैं ना, तीनों आपके एनडीए के पेपर में बैक टू बैक पूछे हुए हैं। ये मैंने जो लिख रखे हैं ना भाई, ये आए हुए हैं। जब मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था तब मैं खुद प्रिपरेशन करता था अच्छे से, तब का ही ये मैंने एनडीए भी एक बार दिया है, नहीं निकला था मेरा इसी जीके वाली मतलब जीके वाले सेक्शन की वजह से, ठीक है। तब क्योंकि 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया था और उसमें मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छा गया था, लेकिन बस यही नहीं, इसकी वजह से आई थिंक नहीं निकला था, क्योंकि उसमें नंबर नहीं पता चलते। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत के तीनों युद्ध, तराइन का युद्ध, हेडेस बीच का युद्ध और चौसा का युद्ध, चौसा 1539 में ईस्वी में हुआ था, और 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, किसके, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, ओके। आगे बढ़ते हैं। भारत का भूगोल, इसे ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। इसके चक्कर में मत पढ़ना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा कुछ, इसे ट्रिक से याद करेंगे, कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, पहले इधर से, बाद में खनिज संपदा। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, मैं ये बोलूंगा आपको सबसे ज्यादा वाला केवल पढ़ना है, ये नहीं कि भाई पूरा का पूरा रटने लगो, तब तो आपसे नहीं हो पाएगा। पूरे का पूरे चक्कर में आप छोड़ दोगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा करोगे तो आप कर पाओगे। कोयला सबसे ज्यादा आपका झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। बोकारो वगैरह भी वहां पे पाए जाते हैं खाने, तो यहाँ पे झारखंड में कोयला पाया जाता है। आप इस तरह से इसको लर्न करो, कोयला कोयला काला आदमी कहाँ पे, झारखंड। जहाँ पे झरिया है, झरिया है, झरिया झरिया, बोकारो झरिया, झार कोयला, झार कोयला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिग्नाइट, यहाँ पे फिर से अपना मिलना तमिल, तमिल लिग्नाइट, सबसे ज्यादा लिग्नाइट कहाँ पे, देखो लिग्नाइट और गंधक, लिग्नाइट और गंधक। लिग, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, लिग, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ आपका लिग, गंधक और लिग गा, ये दोनों के दोनों है, ये दोनों के दोनों तमिल, मिल, मिलना, मिल, तमिल, मिलना, मिलना, जहां पे मिलना होता है वहीं पे लिग्नाइट पाया जाता है। लिग्नाइट, मिल लाला से भी रिलेट कर सकते हो। लिग्नाइट कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु। लिग्नाइट कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु पे पाया जाता है। थोड़ा सा ऐसे ही, ज्यादा ट्रिक अच्छी नहीं बन पाई, लेकिन ऐसे ही मैंने याद किया था कि लिग्नाइट तमिलनाडु, क्योंकि गंधक भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इधर साइड में ऊपर, जहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे गंधक, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि लिग्नाइट तमिलनाडु पे। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, तो देखो मैग्नीज हो गया आपका, और उसके बाद आपका लोहा हो गया, और एक और है मैक्सिकन, मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइट। मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइट, मैग्नीज, लोहा Fe और बॉक्साइट, ठीक है। ये तीनों के तीनों उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया और बॉक्साइट, तीनों के तीनों कहां पे पाए जाते हैं, तीनों के तीनों आपको उड़ीसा में पाए जाते हैं। मैग्नीज, लोहा, बॉक्साइट, देखो तीनों के तीनों क्या भारी हैं, बॉक्साइट भारी है, लोहा भारी है, मैग्नीज भारी है। तीनों के तीनों कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, उड़ीसा पे, ठीक है, उड़ीसा पे।
ठीक है, जहाँ पे उड़ना कठिन है और भारी चीजों को लेके उड़ना कठिन है, उड़ीसा उड़िया, उड़ीसा उड़िया, ठीक है, तो उड़ना वहां पे कठिन है, कहाँ पे, उड़ीसा पे, तो जहाँ पे भारी चीजों को लेके उड़ना कठिन है वो ऐसा आप रिलेट करके याद कर सकते हो। अच्छा उड़ीसा, तो उड़ना वहां पे कठिन है, तो आप इस तरह से यहाँ पे रिलेट करके याद कर सकते हो कि अच्छा उड़ीसा मतलब उड़िया, तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ लर्न कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एक सेकेंड, हाँ, मैग्नीज के बाद तांबा की बात कर लेते हैं। तांबा हो गया, कोयला हो गया, और एक और कोई है तांबा कोयला आपका झारखंड में, कोयला और तांबा, कोयला हो गया और तांबा दोनों के दोनों कहाँ पे आपकी झारखंड में, तांबा और कोयला दोनों के दोनों आपका झारखंड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सोना आपको पता है कर्नाटक में हेमेटाइट यहाँ प्रचुर मात्रा में है, या उड़ीसा सॉरी कर्नाटक में कोलार की खानों में पाया जाता है। सोना के बारे में आप सभी को पता होगा, सोना। और देखो एक चीज और यहाँ पे, सोना के बारे में मुझे पता है कि आपको पता होगी, सोना कर्नाटक में कोलार की खानों में पाया जाता है। लोहा भी मैंने आपको बता दी कि जितनी भारी चीजें होती हैं, भारी मतलब समझ रहे हो, भारी में जैसे कि आपका मैग्नीज, बॉक्साइट और लोहा, कहाँ पे, उड़ना कठिन है, उड़ना मतलब उड़ीसा, समझ गए भाई, उड़ना मतलब उड़ीसा। ओके, कोयला आपका हो गया, कोयला, कोयला आपका कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ सस्ती चीजें, जैसे महंगी चीजें, जैसे सस्ती नहीं महंगी, शीशा, शीशा भाई कांच इतना इजी तो होता नहीं हर कोई संभाल के रख पाए। चांदी और जिप्सम, ये तीनों की तीनों महंगी हैं, तीनों की तीनों क्या है, महंगी हैं। शीशा पहला नंबर, चांदी दूसरा नंबर, और आपका ये जिप्सम, तीनों की तीनों महंगी है। कहाँ पे पाई जाते हैं, राजस्थान में, राजस्थान में पाई जाती है तीनों की तीनों, शीशा, जिप्सम और चांदी, ठीक है। शीशा, जिप्सम और चांदी कहाँ पे, तीनों के तीनों क्या है, महंगी हैं, तो कहाँ पे पाई जाती हैं, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। कुकिंग गैस और पेट्रोलियम, ये सब अपना उधर गुजरात और असम और गुजरात दोनों के दोनों नंबर पे आ जाता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब्रक यहाँ पे झारखंड पे, अब्रक झारखंड पे, ठीक है। एक बार आप मैं रिवाइव करा देता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा लर्न हुआ हो। कोयला कहाँ पे था, कोयला झारखंड में पाया जाता है, झरिया जिसे झारखंड। लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट और गंधक दोनों के दोनों कहाँ पे आ जाते हैं, तमिलनाडु। मैग्नीज तीनों भारी, कौन कौन से भारी, मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, और एक और कौन सा था, बॉक्साइट था, भारी मतलब उड़ीसा में पाए जाते हैं। उसके यहाँ पे तांबा आपका झारखंड में, और अभ्रक भी झारखंड में, ठीक है। आगे आगे जो मतलब महंगी चीजें हैं, जैसे कि चांदी हो गया, शीशा हो गया, या फिर आपका एक जिप्सम था वो भी काफी महंगा है। तो ये तीनों की तीनों कहाँ पे पाई जाती है, ये आपका राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान। आगे और भी कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे सोना कर्नाटक में कोलार की खानों में पाया जाता है, ठीक है, समझ गए भाई, अभी ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेफाइट आप छोड़ सकते हो, ये भी उड़ीसा में पाया जाता है, मान लो ये भी भारी है। आगे हीरा मध्य प्रदेश में पन्ना की खानों में पाया जाता है, काफी बचपन का क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, गंधक ऑलरेडी मैं सभी के साथ में शेयर कर चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फसलों के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी फसल कहाँ पे की जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के हो जाएगा। एक सेकंड प्रैक्टिस करो, स्कोर बताओ। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल अपना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, जो भी नहीं जुड़े वो जुड़ जाना, टेलीग्राम पे सर्च करना ऑनलाइन एजुकेशन और वहां पे जुड़ जाना, ठीक है। अभी टाइपिंग के लिए इतना टाइम नहीं था, मैंने तो मैं टाइपिंग करके यही दिखाता, आपको 10-20 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ट्रिक से ज्यादा लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। नहीं तो मैं भी 20 क्वेश्चन लेता, करता हूँ, ऐसे भी करता हूँ, लेकिन 20 क्वेश्चन वाला आपको उसमें जरूरी नहीं कि आप फंसे। यहाँ से पक्का है, अगर ये सारी चीजें आप कंप्लीट करोगे और वीडियो देख रहे हो तो आप अच्छी चीज कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक सेकेंड, अब आपको तीनों फसलों के बारे में तो पता ही होगा, रबी, खरीफ एंड जायद, रबी, खरीफ एंड जायद, यहाँ पे दे भी रखा है। रबी और खरीफ दो प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जायद को गायब कर दिया, जो अपना वो करते हैं, बोते हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी और जो मतलब और उसका खरबूजा, तरबूज जो बोला उस वाली फसल भी यहाँ पे गायब कर दिया, कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन से। अब सबसे लॉजिकल क्वेश्चन, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान इतनी पॉपुलेशन तो अपने उत्तर प्रदेश में 20 करोड़, सो उत्तर प्रदेश में सिंपल से। जौ मतलब जिसे मैं बोलता हूँ धान, हमारे यहाँ पे जिसे बोला धान, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पे। अब काजू, ट्रिक से याद करेंगे सर, काजू, काजू केरल, कर्नाटक, आप याद कर पाए, काजू का जू, ठीक है, काजू
केरल। अब नारियल को मैंने कैसे याद किया, नारियल भी तो काजू की तरह ही होता है भाई, नारियल भी तो काजू की तरह ही होता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मान लो नारियल काजू का मतलब वो रिलेशन नहीं है कहीं पे, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो कि नारियल भी वैसे ही गोल मकोल, जैसे काजू थोड़ा सा तिरछा मिर्चा होता है, वैसे ही आपका नारियल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तिरछा मिर्चा होता है। तो आप नारियल और काजू दोनों को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप बोला जा सकता है कि काजू और नारियल दोनों कहां से, केरल से। आगे कपास, पास, पास गुजरात, कपास पास गुजरात। अब यहाँ पे देखो कपास पास मतलब आपको पास करना, जब आप गुजरात जाओगे ना तो आपको रात जब पास करना होगा, रात को क्या करना होगा, पास करना होगा, क्योंकि आप भाई रहते हो हरियाणा में, आप रहते हो हरियाणा में और गुजरात देने गए हो पेपर, तो गुजरात रात कहाँ पे पास करना होगा। तो कपास कहाँ पे, गुजरात में, कपास कहाँ पे, गुजरात में। और वैसे भी कपास काली मिट्टी जो होती है ये महाराष्ट्र गुजरात इसी साइड में ज्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात कपास, पास कहाँ पे, रात कहाँ पे पास करनी है, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं चना। और फिर से भी बात आ गई भाई, महंगी चीजों की बात आ गई। चना महंगा मिलता है ना राजस्थान में, चना महंगा मिलता है राजस्थान में। ना 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 इससे भी रिलेट कर सकते हो, ना ना चना राजस्थान, चना ना राजस्थान। मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, देखना आपको आ जाएगा, चना राजस्थान। आगे बढ़ते हैं मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली गुजरात में। इसका कोई ट्रिक मुझे बताना कमेंट सेक्शन। मूंगफली का वैसे मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे ट्रिक बना के बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो देख रहे हो। मूंगफली कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पटसन, पापा पश्चिम, पापा 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 पश्चिम, पटसन पश्चिम। मक्का का कर्नाटक, मक्का कर्नाटक, मक्का कर्नाटक। पटसन पश्चिम बंगाल, पटसन पश्चिम बंगाल, पटसन पापा पश्चिम बंगाल। अभी देखना इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप समझ जाओगे। मक्का कहां से खत्म हो रहा है, कर्नाटक। रबर, रबर केरला। अब यहाँ पे केरला पे क्या क्या हुआ था आपको पता होगा, वो क्या था भाई, एक तो नारियल था और एक उसे क्या बोलते मैं भूल गया, काजू, काजू। केसर सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में, पूछा हुआ क्वेश्चन है एयरफोर्स के एग्जाम पे, तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। काफी कर्नाटक, काफी कर्नाटक। चाय असम में, चाय असम में डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इजी है। एक बार रिवाइव करा देता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पे है, गेहूं सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश में है। जौ, जौ जिसे धान बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। काजू का से रिलेट करो, इधर मत देखना आप, इधर मत देखना। काजू केरला में, नारियल काजू की तरह होता है ये भी केरला में। और कपास आपका पास कहाँ पे, गुजरात में। चना महंगा है तो राजस्थान में। महंगी चीजें क्योंकि आपने पढ़ा था, जिप्सम हो गया, शीशा हो गया या फिर चांदी हो गई, सब महंगी चीजें राजस्थान वाले भाई के पास, ठीक है। मूंगफली गुजरात में, मूंगफली गुजरात में जो मैंने आपसे ट्रिक पूछी है। पटसन पापा पश्चिम बंगाल, मक्का कर्नाटक, रबर केरला, और यहाँ पे क्या था, केसर थे जम्मू एंड कश्मीर। तंबाकू आंध्र प्रदेश, कॉफी कर्नाटक, चाय असम, ठीक है। ऐसे याद हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध शहरों और उनसे जुड़े उद्योगों के नाम। इतना सब कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बताऊंगा। आगरा, आगरा जो है फेमस है चमड़ा के लिए। आगरा जो फेमस है किसके लिए, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। अहमदाबाद कपड़ा के लिए फेमस। अब इससे तो भाई बोला भी जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका कपड़ा यहाँ पे वस्त्र उद्योग का काम ज्यादा होता है अहमदाबाद पे, ठीक है, या सूरत पे पड़ता है। आगरा चमड़ा के लिए, या उत्तर प्रदेश में। बेंगलुरु आप सभी का जानते हो ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय भी यहाँ पे है, तो बेंगलुरु थोड़ा सा आ जाता है लाइक टेक्निकल वाले लाइन में। तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट HMD, ठीक है। तो यहाँ पे से बोला इसका मुख्यालय यहाँ पे, ये उद्योग है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा करके यहाँ पे काम होते हैं, डिजिटली वाले जिससे। तो बेंगलोर आपका हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट आपका हो जाएगा। कर्नाटक में है वैसे ही, एनीवे। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में तालों के लिए फेमस है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में तालों के लिए फेमस है। अंकलेश्वर गुजरात, गुजरात मैंने आपको बताया ना पेट्रोलियम क्षेत्र गुजरात, पेट्रोलियम क्षेत्र गुजरात हो गया। और पेट्रोलियम CNG वगैरह के लिए असम वगैरह भी मैंने बोला था। भिलाई इस्पात के लिए आप इसे छोड़ सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देखो ये वाली लाइन, हाँ ठीक है। बोकारो इस्पात के लिए, इसको आपको लर्न करना है। बोकारो इस्पात के लिए। कोलकाता वैसे मैंने आपको बताया था, मक्का कर्नाटक, पटसन पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल देखो मक्का कहाँ पे होती है, मक्का का से खत्म होता है कर्नाटक, कर्नाटक मतलब पश्चिम बंगाल। कर्नाटक बेंगलोर पे आ जाता है, लेकिन पटसन ये पश्चिम बंगाल पे आ जाता है, ठीक है। कोचीन आपका समुद्री जहाजों के लिए फेमस है। कहाँ पे, केरला में। बाकी मैंने छोड़ रखे हैं 2-3। उसका झरिया झारखंड में कोयला के लिए फेमस है। झरिया झारखंड कोयला के लिए फेमस है। देखो तांबा आपका राजस्थान में पाया जाता है। तांबा खिजड़ी राजस्थान में पाया जाता है। उसके राउरकेला उड़ीसा पे। तारपुर ये आप छोड़ सकते हो।
ऋषिकेश उत्तराखंड दवाइयों के लिए फेमस, आप सभी जानते हो, इसका आंसर आप इजीली कर पाओगे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और केरला की बात है तो समुद्री जहाजों के लिए, दोनों को दोनों फेमस मतलब क्लियर हो गए। उसके ऊपर चलते हैं, तारापुर महाराष्ट्र अणु शक्ति केंद्र है, तारापुर महाराष्ट्र अणु शक्ति केंद्र है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राउरकेला उड़ीसा इस्पात खाद के लिए, ठीक है। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इसी के लिए फेमस है। देखो बोकारो भी इसी के लिए फेमस है, और ये उड़ीसा दोनों को दोनों इसके भी, ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। झरिया झारखंड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कोयला के लिए फेमस है। मुंबई सिनेमा के लिए फेमस है। अब आपके सामने सिनेमा आएगा कौन फेमस है तो मुंबई ही बताओगे ना। उसके बाद डिगबोई पेट्रोलियम के लिए, असम का एक जगह है डिगबोई, असम की एक जगह है डिगबोई, तो ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। जमशेदपुर झारखंड इस्पात के लिए, ऑलरेडी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस्पात हो गया, कोयला हो गया, ये सभी के सभी आपका झारखंड के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ पे श्रीनगर कश्मीर 19 साल के लिए, बरेली उत्तर प्रदेश माचिस के लिए। देखो माचिस अलग ही वर्ड है, ऐसा कहीं पे कोई आया ना उत्तर प्रदेश का नाम इस पूरी लिस्ट में कहीं पे नहीं है, तो माचिस अलग है, तो वैसे उत्तर प्रदेश भी अलग है। नेपानगर मध्य प्रदेश पे है, अखबारी कागज के लिए, नेपानगर मध्य प्रदेश पे है, अखबारी कागज के लिए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो मुझे लगता है आपको लर्न हो गई होंगी, ठीक है। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा फेर लो यहाँ पे, जो आपने 2 4 5 जो भी लर्न हुआ होगा मैं बता दूंगा कि कौन कौन आपको पता है। अगर पीछे थोड़ा मतलब आराम से ढंग से ध्यान देते आए होगे तो आप इसे कर पाओगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, उन्हें भी बता देना कि जो पोस्ट गार्ड का पेपर देने जा रहे हो आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे से मैं ड्रा कर लेता हूँ, स्टार्ट कर दे। आपका बोकारो किसके लिए फेमस है? इस्पात के लिए। अब इस्पात के लिए जितने भी है ना वो सब कहाँ पे है? झारखंड पे है। काम खत्म। पटसन मैंने पश्चिम बंगाल बोला था, पटसन पश्चिम बंगाल, पटसन पश्चिम बंगाल। कोचीन हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, दोनों के दोनों सटे हैं समुद्री इलाकों से, समुद्री जहाज के लिए फेमस है। झरिया झारखंड कोयला मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोयला के लिए फेमस है, उधर पीछे बता के आया हूँ आपको, ठीक है। ये वाला भी ठीक है, ये आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राउरकेला उड़ीसा इस्पात खाद के लिए बोल चुका हूँ। और उसके बाद तारापुर महाराष्ट्र अणु शक्ति केंद्र, तारापुर महाराष्ट्र अणु शक्ति केंद्र। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश समुद्री जहाजों के लिए फेमस है। ऋषिकेश उत्तराखंड दवाइयों के लिए। बरेली उत्तर प्रदेश माचिस के लिए। नेपानगर अखबारी कागज के लिए। जमशेदपुर झरिया झारखंड इस्पात के लिए। और मुंबई सिनेमा के लिए। और डालिया नगर सीमेंट के लिए। डिगबोई पेट्रोलियम के लिए। तो ये कुछ था शॉर्ट में मैंने जो आप सभी के साथ में जो चीजें जो मैंने बताया उनको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उनको उन पे टिक लगा लेना। मोबाइल पे देख रहे हो वीडियो का तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। क्या निकाल देना? स्क्रीनशॉट निकाल देना। और उसके बाद उसका एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र, जो विद्युत का उत्पादन करते हैं, भारत के प्रमुख जो हैं विद्युत उत्पादन करने वाले केंद्रों के नाम है यहाँ पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब एक गुरु नानक दिख रहा है। गुरु नानक सर कहाँ पे थे? स्थान कहाँ पे? पंजाब पे है ना यार, उत्तर प्रदेश में थोड़ी है। तो गुरु नानक पंजाब पे, ऐसे करके। कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ट्राम्बे महाराष्ट्र, ट्राम्बे महाराष्ट्र पे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ट्राम्बे कहाँ पे? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। इंदौर तमिलनाडु पे। कोराड़ी महाराष्ट्र पे। उकाई, ये उकाई परियोजना भी है, कहाँ पे है? उकाई परियोजना कहाँ पे? गुजरात पे है। मोहित वो शांति से मोटर बंद कर दो। सतपुड़ा कहाँ पे? सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ पे? राजस्थान में फेमस भी है। पंकी, देखो पंकी, आपकी सिस्टर का नाम होगा पिंकी, तो पिंकी उत्तर प्रदेश पे, ठीक है। पिंकी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप यूपी में रहते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी हो, आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर में रहते हो, ऐसा आप रिलेट कर सकते हो। पंकी उत्तर प्रदेश पे। आगे बढ़ते हैं ऊपर। बंडेल बंगाल। उसके बाद गुरु नानक पंजाब से अपने रिलेट ही कर लिया। बदरपुर ने। कोरबा छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राम्बे महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने इसमें टिक लगाए ना वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। सतपुड़ा मध्य प्रदेश राजस्थान, इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार मैं आपको फिर से। कोरबा छत्तीसगढ़ पे। सतपुड़ा मध्य प्रदेश राजस्थान। पंकी उत्तर प्रदेश। बरौनी आपका ट्रेन चलती है, आपको पता होगा, बरौनी बिहार में ट्रेन चलती है, यहाँ पे दे रखा है। एक है बंडेल मतलब कि आपका हो जाएगा बंगाल, बंडेल मतलब बंगाल। और बरौनी आपका ट्रेन चलती है। आपने कभी भी स्टेज पेपर देने गए हो कभी भी तो आपने सुना होगा बरौनी बिहार के लिए ट्रेन चलती है।
ठीक है, मैं बैठा नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है बिहार के लिए ट्रेन चलती है। पंकी उत्तर प्रदेश, गुरु नानक पंजाब, और उसके बाद बंडेल आपको बंगाल बता ही चुका हूँ, और उसके बाद हरदूगंज, देखो ऐसा नाम यहाँ पे होता ही नहीं, यहाँ मिला लो, देखो हरदूगंज तभी उत्तर प्रदेश में ऐसे नाम आते हैं। इंदौर तमिलनाडु, और उसके बाद आपका उकाई परियोजना गुजरात में है, सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश राजस्थान में है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। जल विद्युत केंद्र कौन सी परियोजनाएं कहाँ पे है, थोड़ा ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, सलाल, लाल, सलाल, अब लाल यहाँ पे सलल दे रखा है, लाल। अब भाई सबसे ज्यादा अपनी माँ को वो कब लगता है, मेरा लाल, अपनी माँ मतलब भाई आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, मेरा लाल जम्मू कश्मीर में जाएगा तो फिर खतरा ही है। लाल कहाँ पे जाएगा, जम्मू कश्मीर में जाएगा तो खतरा ही है, क्योंकि वहां पे चलती है सबसे ज्यादा गोलियां, किसी भी टाइम कुछ भी शुरू हो जाता है। सलल, लाल, माँ से रिलेट करोगे जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे आप यहाँ पे ट्रिक से याद कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें आपको ना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, बैरिशियोली से आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिहंद परियोजना, उत्तर प्रदेश में केवल एक ही परियोजना है जिसे रिहंद परियोजना बोला जाता है, ये आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये जल विद्युत केंद्र आपका यमुना उत्तर प्रदेश में है। यमुना आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आगरा दिल्ली मथुरा, आगरा दिल्ली मथुरा यमुना। उसके बाद मचकुंद आंध्र प्रदेश में। देखो, कोयना महाराष्ट्र। जब आप बोलोगे जैसे कि राष्ट्र में, जैसे आप मान लो राष्ट्र में कुछ ऐसे बोल सकते हो, राष्ट्र में जब कुछ महान होने वाला है तो आप बोलोगे आपको कुछ नहीं मिला, तो बोलो कोयना, कोई बात ना, कोयना, ऐसे आप बोलो कि कोयना, कोई बात नहीं, कोयना मतलब कुछ नहीं मिला महाराष्ट्र में, तो कोयना, कोई बात नहीं मिला तो कोयना महाराष्ट्र। राष्ट्र में जब आपको कुछ नहीं मिला तो बोलोगे कोयना, चलो कोई बात नहीं, राष्ट्र में नहीं मिल रहा था, मुझे नहीं मिला। इडुक्की परियोजना केरला में, इडुक्की ये इंपॉर्टेंट है भाई, इडुक्की परियोजना इंपॉर्टेंट है, इसे आप जैसे लर्न करो, इसका कोई ट्रिक हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो एक यूनिक नेम मिलता है तो समझ लेना कि उत्तर प्रदेश में, मनेरी भाली उत्तर प्रदेश, मनेरी भाली, मेरी भाली, मनेरी भाली, मेरी भाली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद लोकटक मणिपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। कालिंदी का से रिलेट करके आप याद कर पाओगे, कर्नाटका में। हीराकुंड परियोजना आपकी उड़ीसा में, हीराकुंड कहाँ पे, उड़ीसा पे, हीराकुंड उड़ीसा में। अब देखो यहाँ से फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि क्या कुछ समझ में आया, 2 4 5 लर्न हुए कि बस ऐसे ही नहीं आया कुछ भी। सलल परियोजना लाल जम्मू एंड कश्मीर पे। उसके बाद रिहंद उत्तर प्रदेश पे एक ही है, हिंद कहाँ पे, उत्तर प्रदेश पे, ठीक है। रिहंद उत्तर प्रदेश पे तो हिंद उत्तर प्रदेश पे, यमुना उत्तर प्रदेश में। मचकंद आपका वैसे मध्य प्रदेश पे होता तो अच्छा रहता, बहुत जल्दी याद कर पाते, लेकिन इसका आंध्र प्रदेश में, मचकंद कहाँ पे, आंध्र प्रदेश पे, ठीक है। आगे कोयना, भाई राष्ट्र में कुछ नहीं मिला, कोई बात ना, कोयना राष्ट्र में कुछ नहीं मिला तो कोई बात ना। इडुक्की परियोजना केरला में, इडुक्की केरला। आगे मनेरी भाली मेरा भला उत्तर प्रदेश में, श्री सलीलम आंध्र प्रदेश में है, सारावाई वैसे कर्नाटक में, इस छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं। लोकटक आपका मणिपुर में है, कालिंदी कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये लोकटक वाला, और फिर हीराकुंड, और यहाँ पे इडुक्की, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये तीनों कर सकते हो जो एग्जाम पे मुझे देखने को मिले हैं, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नापकी विद्युत केंद्र। देखो इसे थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं, ये जो नापकी विद्युत केंद्र यहाँ पे दे रखे हैं ना, इनको थोड़ा सा ट्रिक से याद करने के देखिए। तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। आपको राष्ट्र में क्या मिला, एक तारा मिला, राष्ट्र में क्या मिला, एक तारा मिला, ठीक है। और ये जितने भी डिफिकल्ट नाम आ जाएं, डिफिकल्ट जो आप पढ़ ना पाओ, या तो केरला पे हो गए या फिर आपका तमिलनाडु में होगा। कुदानकुलम कहाँ पे, कुदानकुलम एक डिफिकल्ट नाम है, तमिलनाडु, ये देखो, ठीक है। कलपक्कम थोड़ा सा डिफिकल्ट, तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये फिर देखो थोड़ा जुदेन कुलान तमिलनाडु में, ठीक है। ककरापार गुजरात में है, रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, इजी है। देखो यहाँ पे मुझे लगता है अभी सभी आपको लर्न हो गया, देखना भी बताता हूँ। तारापुर राष्ट्र में आपको क्या मिला है, तारा मिला, राष्ट्र में आपको क्या मिला है, तारा मिला, तो कहाँ पे हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। कलपक्कम थोड़ा डिफिकल्ट नेम कहाँ पे आ गया, तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश में, एक तो आप देख लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात। तारा महाराष्ट्र, राष्ट्र में आपको क्या मिला है, पूर्व मतलब कि तारा मिला, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश में, जुदेन कुलम कठिन तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक। इधर मैं देख ही नहीं रहा हूँ भाई, इधर आपको भी नहीं देखना, कैगा कर्नाटक। कुदानकुलम तमिलनाडु, रावत राजस्थान, ककरापार गुजरात। ककरापार पार करना है आपको, क्या पार करना है, रात को पार करना है, या पास भी था उस टाइम तो वो भी क्या था, रात, ठीक है, तो गुजरात। आगे बढ़ते हैं, ककरापार क्या हो गया, गुजरात हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख
तेल शोधक कारखाने मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिगबोई आपका असम में पड़ता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। बोगाईगांव असम में है। आपको डिगबोई सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट यही है डिगबोई। ठीक है, बैंगलोर कहाँ पे है आपका? कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर, तो बैंगलोर कर पाओगे। करनाल हरियाणा, ये सभी जानते हो, करनाल हरियाणा फेमस है। डिगबोई असम पे, ये वाला लर्न करो अगर नहीं यार। डिगबोई असम पे। मथुरा उत्तर प्रदेश पे पता ही आपको। बरौनी ट्रेन चलती है बिहार में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आपकी तो कैपिटल है। तो ये सारे इजी थे जो मैंने बोले, वो इजी थे। देखो नूनामती मैंने छोड़ा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बरौनी बिहार में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, कोयाली गुजरात में, डिगबोई कहाँ पे? असम में, करनाल हरियाणा में, और मैंगलोर आपका कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, अब परियोजनाएं ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं इनको। बात के बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? थोड़ा इनका दोनों का दोनों लर्न करना पड़ेगा भाई। नदियां भी इनकी है, जो नदियां दी हुई हैं, इनको भी लर्न करना पड़ेगा, और कहां से संबंधित है ये भी। नागार्जुन सागर परियोजना ठीक से याद करेंगे। नागार्जुन, अर्जुन किसके साथ थे? कृष्ण जी के साथ में थे। नागार्जुन किसके साथ में थे? कृष्ण जी के साथ में थे। कहां पे? महाभारत में। हमें उससे नहीं मतलब भाई। आंध्र प्रदेश में, मान लो अंधा, ठीक है, अंधा वही तो कौन अंधा था? वो कौन अंधे थे यार? दुर्योधन के पिता, क्या नाम था? भीष्म पितामह तो नहीं थे उनके पिता का नाम, मुझे पिता का नाम नहीं एग्जैक्ट याद है, लेकिन वो अंधे थे। ठीक है, जब लास्ट में फाइटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे यहीं से देखना है अपनी, वो आप पढ़ना, महाभारत सुनना, मैंने सुना है ऑलरेडी। विंक म्यूजिक पे 100 एपिसोड है, जो भी सुनना चाहता हूँ सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो मान लेना अंधे से रिलेट कर सकते हो। नागार्जुन सागर परियोजना, अर्जुन से तो आप याद कर लोगे कि कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। अर्जुन से तो आप याद कर लोगे कि कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। ठीक है, और कहाँ पे? अंधा था, उसी महाभारत में अंधा था, तो आप आंध्र प्रदेश भी उससे रिलेट कर सकते हो। यार मेरा मोटिव केवल आपको लर्न कराना है, पहले बार तो चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तुंगभद्रा कहाँ पे? तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पे? तुंगभद्रा रिवर पे ही है, और आंध्रा पे ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोसी, इसे बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी नदी पे ही है, बिहार पे है। तो आपको ये तो मुझे पता ही होगा, बिहार का शोक किसे बोला जाता है? कोसी नदी को। कहाँ पे? कोसी नदी पे ही है। उकाई परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात पे, ताप्ती नदी पे, गुजरात पे है, ताप्ती नदी पे। उकाई परियोजना गुजरात पे है, ताप्ती नदी पे। हीराकुंड महानदी उड़ीसा, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, हीराकुंड इंपॉर्टेंट है, महानदी उड़ीसा। पेरियार नदी पे है केरला में, पेरियार नदी पे है केरला में। टिहरी बांध उत्तराखंड, भागीरथी नदी पे। टिहरी भागीरथी उत्तराखंड पे। फरक्का परियोजना केवल एक है, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पे। ये नदी भी याद करते रहना, कहाँ पे कौन सी नदी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल पे है हुगली नदी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल पे। कौन सी? फरक्का परियोजना है। उत्तर प्रदेश में केवल एक है, यहाँ पे रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पे है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश में। और ये आपका भाखड़ा नांगल, अब भाखड़ा कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? भाखड़ा पंजाब में होता है, तो बस भाई पंजाब में है ये नदी। ठीक है, सतलज नदी पे है, ये आपको पता होना चाहिए। रंजीत रावी नदी पे, रारा से रिलेट कर सकते हो, रंजीत रावी नदी पे है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे, पश्चिम बंगाल पे। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल पे है, हुगली नदी पे। ठीक है, व्यास परियोजना पंजाब में 5 नदियां ना, आपको पता होगा 5। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको, नागार्जुन कहाँ पे है? अर्जुन कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे, आंध्र प्रदेश पे। कोसी बिहार का शोक कोसी नदी पे। उकाई गुजरात पे, ताप्ती नदी पे। हीराकुंड उड़ीसा महानदी पे। पेरियार केरला पे, पेरियार नदी पे। टिहरी भागीरथी उत्तराखंड पे। फरक्का एक ही है, केवल पश्चिम बंगाल, हुगली नदी पे। दामोदर मतलब नदी पे और पश्चिम बंगाल पे। रंजीत, बांकड़ा, व्यास और देखो एक तो रंजीत हो गया, रावी नदी पे पंजाब में है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल पे थी। उसके भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा पंजाब में है। भाखड़ा कहाँ पे? पंजाब में, तो पंजाब के सतलज नदी पे। आगे बात करते हैं रिहंद उत्तर प्रदेश में, गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत के राज्यों की राजधानियां, भाषाएं, ये आप सभी को पता होगा। आप इसका जनसंख्या तो छोड़ सकते हो क्योंकि ये 2011 के लाइक सेंसस के अकॉर्डिंग है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। एरिया भी आप इसे छोड़ सकते हो। कैपिटल एंड उनकी लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक बार थोड़ा सा तेजी रिवाइव कर देता हूँ, फिर आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट मतलब भाषाएं होंगी जो मुझे लगेगा कि आपको याद करनी चाहिए, वो कर सकते हो। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना और झारखंड की रांची, गोवा की पणजी और गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हरियाणा और उसकी पंजाब की एक ही है, हिमाचल प्रदेश की शिमला, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर, बैंगलोर कर्नाटक की बैंगलोर, केरला की त्रिवेंद्रम और मध्य प्रदेश की भोपाल और छत्तीसगढ़ की रायपुर, महाराष्ट्र की मुंबई। आपको अपने स्टेट की पता होगी यार, मुझे पता है। मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, पंजाब उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक। ये कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर आपके पेपर में आएगा ना ये, तो आपका रीजनिंग वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ये एसएसआर के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ये पूछा होगा कि नागालैंड की लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी है। ये मैंने जब पंजाब में पेपर दिया था तब का पेपर है भाई, अंग्रेजी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट है, इतना लैंग्वेज वगैरह आप छोड़ सकते हो। ये वाले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ये जो लैंग्वेज दी हुई है ये वाली, ये तो एसएसआर में पूछा हुआ है। लक्षद्वीप का लैंग्वेज जो है मलयालम, लक्षद्वीप का जो लैंग्वेज है वो मलयालम, ठीक है। और दमन एंड द्वीप का गुजराती है। ये वाली आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल लेना, बाकी कोई दिक्कत देने वाली। ऊपर वाली जहाँ का है जो जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी वगैरह बोली जाती है, आपको वहाँ पे केरला वगैरह पे जरूर मलयालम बोली जाती है। तो 2-3 जगह अरुणाचल प्रदेश पे मोलिया या मीजी बोली जाती है, बाकी हर जगह पे वही है। ऊपर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में हिंदी उर्दू, उत्तराखंड में हिंदी उर्दू, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, त्रिपुरा में त्रिपुरी, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, बाकी हर जगह का वही है। राष्ट्रीय वन उद्यान, वन्य प्राणी संरक्षण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो डिस्कस करते हैं। बनारघाट, बाबा बेंगलोर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में एक स्थान है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। कार्बेट्स नैनीताल पे, उत्तराखंड पे सबसे पुराना जिसे बोला जाता है, सबको पता होगा ये वाला। नैनीताल पे, उत्तराखंड पे। और थोड़ा सा मेरी आइज पेन करने लगी अभी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब, लेकिन अभी मुझे ज्यादा वो मना है, नहीं तो मैं और कर लेता। कितना है पहले देख लेता हूँ, बस इतना ही तो है। चलो इसे कवर कर देते हैं, फिर से नेक्स्ट सेशन आएगा जल्दी। बांदीपुर मैसूर में है, बोरीवली मुंबई में है, दुधवा आपका लखीमपुर खीरी, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है। ऐसा करूंगा मैं, इसे नेक्स्ट सेशन में फिर से पिक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस मैं फिर से पिक कर लूंगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप ऐसा करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, और परीक्षा पे अभी तक मॉक नहीं लगाए हो तो डेफिनेटली लगा लेना, ठीक है। परीक्षा पे अभी तक मॉक नहीं लगाया हो तो डेफिनेटली लगा लेना, क्योंकि वहां पे आपके लिए PARI परीक्षा ऐप इसे ओपन कर लेते हैं। और फिर आपको मैं बता देता हूँ, बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कुछ और ही खुल गया मुझे ऐसा लगता है। चलो हटाओ इसे, ठीक है। अपने सेशन पे आ जाते हैं। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 कोड डाल देना और मॉक लगाओ यार, वो ये लगाओ, चैनल लगाओ, अपना मॉक लगा के इसको जरूर देखना, ठीक है। बाकी जो दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है। बैटरी भी देखो मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, गई बैटरी। तो थैंक यू सो मच, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद।